सर, संजय गायकवाड जे शिंदे गटाचे आमदार आहेत त्यांनी एक वेगळंच विधान केलेलं आहे. राहुल गांधी यांची जो जीप छाटणार त्याला 11 लाख रुपयांचं बक्षीस जे आहे ते मी माझ्याकडनं देण्यात येईल असं वक्तव्य केलेलं आहे. खरं तर संसदेचे विरोधी पक्ष नेते आहेत राहुल गांधी, त्यांच्या संदर्भातलं वक्तव्य कशा पद्धतीने पाहतात? असे एक तर सत्ताधारी पक्षामधले ते एक जबाबदार आमदार आहेत आणि ते नेहमीच अशी विधानं करत असतात. मुख्यमंत्र्यांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवं, लोकांना हे आवडत नाही. आणि जीप छाटणं वगैरे राहुल गांधींची, कदाचित राहुल गांधींची ओळख नाही त्यांना. राहुल गांधींच्या आजीनी आणि राहुल गांधींच्या वडिलांनी आपल्या जीवाला धोका आहे हे ओळखून सुद्धा लोकांमध्ये गेले आणि त्यांना मृत्यू आला. जे बलिदानाला कुटुंब कधी घाबरलं नाही, ते असल्या संजय गायकवाडच्या धमकांना काय घाबरेल. पण ह्याच्यातनं मुख्यमंत्री शिंदे यांचं नाव खराब होत आहे. त्यांच्या आजूबाजूची लोक जे विधान करत आहेत ते समाजाला न रुचणारी विधान आहेत आणि ही धमकी आहे. जीभ कापणं म्हणजे जवळजवळ जीव घेण्यासारखं आहे. म्हणजे राहुल गांधींच्या जीवाला धोका उत्पन्न करणं हे भारतीय न्याय संहिता BNS ह्याच्या अन्वये गुन्हा आहे. हा गुन्हा का नाही नोंदवला जात? अजून एक आमदार म्हणतो मी मस्जिदीमध्ये घुसून गोळ्या घालीन, कोणाला धमकी देणं हा सुद्धा गुन्हा आहे आणि ओपनली धमकी दिलेली आहे. का नाही गुन्हे दाखल होत? कारण का पोलीसच घाबरलेले आहेत. पोलिसांनाच कळत नाही कोणावरती गुन्हे दाखल करायचे. आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था आणि त्याच्यावरती लागणारी कलमं ह्याचा सगळ्या बट्ट्या बोळ उडालेला आहे. दुसरा मुद्दा की जसं विधानसभा निवडणूक तोंडावर येते, तुमच्या पक्षात इनकमिंग होताना दिसते. जळगाव जामनेरमध्ये गिरीश महाजनांच्या विरोधात दिलीप खोडके नावाचे व्यक्ती तुमच्या पक्षात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक ठिकाणी चांगला उमेदवार द्यायचा प्रयत्न होतो. हे बघा, शरद पवार ह्या गोष्टीत फार माहीर आहेत. कोणाला कुठनं आणायचं, कोणाला कुठल्या गाडीत बसवायचं, कोणाला कुठे स्कूटरवर बसवायचं ते व्यवस्थित करत असतात. त्याच्यामुळे त्यांच्या राजकारणाची तुलना आपण करूच शकत नाही, कोणीच करू शकत नाही. आणि त्यांच्या मनात काय हे जे बोलतात ना, त्यांच्या मनात तिसरा आहे कोणतरी, त्यांच्या मनात असं आहे, त्यांच्या मनात काय आहे ना, जोपर्यंत मी त्या गावाला जात नाही तोपर्यंत कळत पण नाही. सर, संजय गायकवाडच्या निवडणुका 2 टप्प्यात होतील अशा पद्धतीची चर्चा सुरू आहे. जोपर्यंत निवडणूक आयोग काही बोलत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर चर्चा कशाला करावी आपण? निवडणूक आयोगाचं काम आहे ना जाहीर करणं. ते जेव्हा करतील तेव्हा बघू काय करतात. सर, संजय गायकवाड यांचं जे वादग्रस्त विधान होतं त्याच्या पाठोपाठच सदाभाऊ खोत जे विधान परिषदेचे आमदार आहेत त्यांनी देखील एक वादग्रस्त वक्तव्य केले की विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या रेड्यांना चापकाने फोडून काढणं अशा पद्धतीचं वक्तव्य आहे. विरोधकांना थेट मारण्याची धमकी, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या धमक्या. चांगलं आहे हे. एक लक्षात घ्या, हे जे शब्दप्रयोग आहेत हे सामान्य लोकांना अजिबात आवडत नाही. म्हणजे बैलांना चापकाने फोडून काढू. जर शेतकरी असतील स्वतः सदाभाऊ खोत, तर जो मुका प्राणी आपल्या शेतात राबतो त्याला मला नाही वाटत कधी चापकाने फोडला जातो. तो बैल जोपर्यंत जिवंत असतो तोपर्यंत तुमची सेवा करत असतो, शेतीमधल्या पीकपाण्याला मदत करतो. कुठलाही शेतकरी त्याची पूजा करतो, पण त्याच्यावर कधी चाबूक उचललेला मी तरी अजून बघितलेला नाही. म्हणजे प्राण्यावरती चाबूक न उचलणं ही आमची संस्कृती आहे. हे तर माणसावरती चाबूक उचलायला निघालेत. नरहरी झिरवळ यांनी एक दावा केला आहे की माझा मुलगा गोकुळ झिरवळ यांना मी जयंत पाटील यांच्याकडे पाठवला आहे. कशा पद्धतीने बघता? झिरवळ काही करू शकतो बघा. झिरवळ साहेबांची मुख्यमंत्र्यांची वर्ष निवासस्थानी आज आपण भेट घेतली. मी अजिबात वेळ घेतलेली नाही. सर, झिरवाळांनाच एक प्रश्न आहे की ST आरक्षणाच्या विरोधात जे विरोध दर्शवला जातोय झिरवाळांकडून, ते म्हणतात की आम्हाला विश्वासातच घेतलं नाही त्यामुळे याचा आम्हाला विरोध. ते स्वतः ज्या पक्षात आहेत तो पक्ष हा सत्ताधारी पक्षाच्या
अवतीभोवती म्हणजे बांधला गेलेला आहे, लग्न केलेलं आहे त्यांनी, त्या तिघांचं लग्न झालेलं आहे, तर त्यांनी घरातला हा प्रश्न घरात सोडवा. पण सर, धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रामुख्याने पेटलेला आहे. धनगर म्हणतात की आम्हाला एसटीतून आरक्षण मिळावं म्हणून त्यांचं उपोषण सुरू आहे. दुसरीकडे आदिवासी समाजातले नेते अर्थात नरहरी झिरोळपासून ते इतर अनेक आमदार आहेत आदिवासी विभागाचे, ते धनगरांना एसटी या प्रवर्गामध्ये येण्यापासून रोखतात आहेत, त्यांना विरोध आहे. खरं तर मुख्यमंत्र्यांकडे काल बैठक झाली धनगरांची, त्यावेळेस त्यांनी एक वेगळी समिती स्थापन केली धनगरांना कशा पद्धतीने आरक्षण मिळवून देईल. स्वतः देवेंद्र फडणवीस होते जे की पहिल्या कॅबिनेटमध्ये बोललेले की धनगरांना आरक्षण जे आहे ते आम्ही पहिल्या कॅबिनेटमध्ये देऊ. ते पहिल्या कॅबिनेटमध्ये 2014ला देणार होते, 2014, आज 2024 आला. 10 वर्षाचा प्रवास झालेला आहे. पुलाखालनं खूप पाणी वाहून गेलेलं आहे आणि हे आश्वासन त्यांनी बारामतीत दिलं होतं. धनगरांना असं गूळ दाखवत त्यांनी बारामतीत नेलं, तिथे ढोल ताशे नगारे वाजवले आणि तुम्हाला पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये तुमचं आरक्षण क्लिअर करू असं सांगितलं. अजूनही मी महाराष्ट्रातल्या सच्चा बुद्धीचं हे करून सांगतो की कुठलंही आरक्षण ST SC हे देणं हे कुठल्याही राज्याच्या हातात नाही. ते आधी होतं, पण मोदी सरकारने ते काढून घेतलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता कुठलंही आरक्षण द्यायचं असेल तर तुम्हाला मोदी सरकारकडे म्हणजे BJPचं आजच्या सरकारकडे जावं लागेल आणि तिथनं तुम्हाला आरक्षण मिळेल. पूर्वी होतं, राज्य सरकारला काही मर्यादित अधिकार होते जात व्यवस्थेमध्ये, पण जात व्यवस्थेमध्ये तुम्हाला काही करायचं असेल तर केंद्राकडे या. ह्या वटहुकूम हा नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने काढलेला आहे 2019च्या आधी. त्याच्यामुळे त्याचा विचार करता हे ते मुख्यमंत्री बैठका घेतात, आश्वासन देतात. हे सगळं चांगलं आहे. म्हणजे त्या समोरच्यालाही बरं वाटतं, इथे ऐकणाऱ्यालाही बरं वाटतं, बोलणाऱ्याला बरं वाटतं, ऐकणाऱ्याच्या कानाला बरं वाटतं. त्यामुळे ऐकणाऱ्याला बरं वाटतं कानाला, बोलणाऱ्याला तोंडाला बरं वाटतं, दोघांना बरं वाटतं. पण निकाल काय लागेल. परंतु ह्यालाच एक जोडून असा प्रश्न आहे की वनवासी कल्याण आश्रम जी संघाची अंगीकृत संघटना आहे, त्या संघटनेनं धनगरांना ST या प्रवर्गामधनं आरक्षण मिळण्यास विरोध दर्शवलेला आहे. त्या पद्धतीची याचिका त्यांनी कोर्टात टाकलेली आहे. असा दावा नाना पटोलेंनी केलाय. मला स्वतःला काही माहित नाही. सर 1600 मॅटचं एकंदरीत संपूर्ण कंत्राट हे अडाणी समूहाला महावितरणाकडून देण्यात आलेले 25 वर्षाचा करार झालेला आहे. कसं बघता ते या करार? ह्याच्यापुढे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण हे सुद्धा अडाणीच ठरवणार आहेत, काळजी करू नका. मुस्लिमांची नोंदणी नवीन मतदार यादीमध्ये नको, ग्रामपंचायतीने एक अजब ठराव केल्याचं आहे. मला त्या ग्रामपंचायतीतनं फोन आला होता, कारण का मी त्याच्यावर ट्विट केलेलं आहे. ते म्हणाले की आम्ही यांच्यासाठी हा ठराव केलेला आहे आणि तिथे कोणतरी म्हापकर नावाचा माणूस आहे जो एका विशिष्ट संघटनेशी संबंधित आहे. तो हे सगळे उद्योग करतो आहे आणि त्याचा आम्हाला त्रास होतो आहे असं त्या महिला भगिनींनी सांगितलं, जी त्या गावची जी त्या गावाची सरपंच आहे. पण तरीही मला वाटतं की हे चूक आहे, हे असं करणं देखील चूक आहे आणि योग्य ते कायदेशीर हेच कारवाई झालीच पाहिजे. असं जर तुम्ही म्हणजे मला स्पष्ट सांगायचं आहे की ह्याच्यात निवडणूक आयोगाचा देखील हात आहे. निवडणूक आयोग फक्त दलित आणि मुसलमानांचे कसं का सफाईमध्ये त्यांच्याच नावामध्ये कसं काय चुका होतात आणि एवढ्या आधुनिक युगामध्ये फॉर्म भरल्यानंतर नावं येत नाहीत. ते मला निवडणूक आयोगाचं काही कळतच नाही. म्हणजे प्रगतिशील महाराष्ट्र, विकसनशील भारत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये पुढे गेलेला भारत आणि अजून आम्हाला मतदान नोंदणी करता येत नाही. लाज वाटली पाहिजे आपल्याला. इथली बिल्डिंग ह्या यादीतली बिल्डिंग त्या यादीत, काय आहे?
म्हणजे 100% मतदान होण्याचे चान्सेस असताना आपण 50वर येतो, कारण का मतच मिळत नाहीत कुठनं. ह्याचं नाव कुठे आहे, सापडतच नाही. तो 15 मिनिटं उभा राहतो उन्हात शोधत, नंतर घरी निघून जातो. त्या सर्व चुका निवडणूक आयोगाच्या आहेत. आम्ही 20-20, 25-25 पत्र लिहितो, 5-5 वर्ष पत्र लिहित असतो. कुठलीही दखल निवडणूक आयोग घेत नाही. साध्या याद्या पण व्यवस्थित करू शकत नाहीत. याद्या, नावं सापडत नाहीत लोकांची मतदार यादीत. फॉर्म भरतात लोक 4-4 दिवस, 4-4 वेळा, तरी त्यांचं नाव येत नाही. सर, राज ठाकरे वरळीकरांसमोर संवाद साधणार आहेत. कशा पद्धतीने बघता आगामी काळामध्ये ठाकरे विरुद्ध ठाकरे अशी लढाई होण्याची शक्यता आहे? गेले 20 वर्ष मी बघतोय की ते महाराष्ट्राशी संवाद साधत असतात. संवाद साधणं त्यांचं काम. सर, लोकसभेच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की माझ्याकडे 100 दिवसाचा पुढचा प्लॅन जो आहे तो तयार आहे. 100 दिवस झालेले आहेत ह्या नवीन सरकारला, म्हणजे सरकारला येऊन केंद्रात विरोधकांमधून तुमचे 8 खासदार जे आहेत ते संसदेत आहेत. कसं बघता त्या 100 दिवसात काय कामं झालेत का, आणि त्यांचे 100 दिवसातला प्लॅन कसा बघता? ये मेरा वचन है, ये मेरा प्लॅन है. ते 15 लाखासारखं. 15 लाख कसं ते बोलले अमित शाह, ये तो जुमला था. तसं हे नंतर म्हणते आता ये तो जुमला था, ऐसा कोई प्लॅन तयार करताय क्या? सर, एकीकडे महिलांसाठी 1500 रुपयांची योजना सरकारने सुरू केली, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. दुसरीकडे खाद्यतेलामध्ये 15 ते 20% वाढ झाली. हो, आज सगळीकडे आलेलं आहे. महागाईमध्ये कमतरता होऊच शकत नाही. म्हणजे दरडोई उत्पन्न खाली जात आहे. जे जे पदार्थ घरगुती उपयोगाचे पदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये प्रचंड महागाई झाली आहे. त्यामुळे आमच्या महिला भगिनी त्रस्त आहेत. हे 1,500ची जी काही त्यांनी आखणी केली होती ती त्याच खर्चात निघून जाईल. आणि त्याच्यामुळे पहिल्या दिवशीच म्हटलेलं की भगिनी फार हुशार असतात. घरातल्या म्हणजे कुठल्याही इकॉनॉमिस्टपेक्षा, कुठल्याही अर्थतज्ञापेक्षा आपली महिला भगिनी जी संसार चालवते ही मोठी अर्थतज्ञ असते. ती 3,000 रुपयातही संसार चालवते आणि 1,00,000 रुपयातही संसार चालवते आणि तेवढ्याच आनंदात राहते. तुम्ही तिला नाही मूर्ख बनवू शकत. म्हणजे तुम्हाला जर वाटत असेल की 3 महिन्याच्या 4,500 रुपयांवरती ती तुम्हाला मत देईल, तर तिने पुढचाही विचार केलेला असतो आणि मागे काय झालं हेही तिला माहिती असतं. सर, पुणे शहरामध्ये पाठीमागच्या 3 दिवसामध्ये 3 गोळीबाराच्या घटना घडलेल्या आहेत. कशा पद्धतीने बघता, सांस्कृतिक राजधानी म्हणून आपण पुणे शहराची ओळख आपल्याला माहित आहे. पुण्यामध्ये जे काही घडतंय ते अतिशय वाईट आहे. पुण्यामध्ये इतक्या खुल्या ह्याच्याने खून होत आहेत आणि ह्याच्यामध्ये राजकीय हितसंबंध नाहीत हे मी अजिबात मान्य करणार नाही. कारण हे सगळे व्यवहार जे होत आहेत, खून होत आहेत, ह्याला त्याला पकडणं मारणं चालू आहे, हे सगळं जमिनीच्या व्यवहारात नव्हतं आहे. आणि त्यामुळे अरे मला बोलू दे ना. हे सगळं राजकीय वलय असलेल्या गुंडांकडनं केलं जात आहे. पण मात्र पुणे हे संस्कारक्षम, ज्ञानाचं माहेरघर अशी ज्या पुण्याची ओळख होती तिने आज गुन्हेगारीकरणात मुंबईलाही मागे सोडलं आहे. ही दुःखाची बाब आहे. पुण्याचा सुसंस्कृतपणा, पुण्याची असलेली ओळख ही जर आपण पुसणार असू तर महाराष्ट्राला हे भोगावं लागेल. पुण्यासारख्या शहराची जी संस्कृती आहे ती सगळ्या महाराष्ट्राने टिकवून धरली पाहिजे. केवळ राजकारण करायचं ते काही योग्य नाही. त्यामुळे मला वाटतं की पुणेकरांनी आता खंबीर पावलं उचलावेत आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा.
कोणी काय पिस्तूल काय काढते, कोणी कोयता काय काढते, कोणी घरात घुसून गोळीबार करते. परवाचा मर्डर बघितला, 2 पोरं रस्त्यावर उभी होती, इथं 10 पोरं धावत आली, तो आतमध्ये धावत गेला, टार दर 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 गोळ्या घातल्या, मेला, ते निघून गेला. तो सदा काय मोहोळ कोण होता तो, त्याच्याबरोबर 2 जण फिरत होते, शरद मोहोळ, 2 जण फिरत होते, 2 जण मागे आले, म्हणजे ते 2घच मागे आले, दर दर गोळ्या घातले, संपलं. अरे इतकं सोपं झालंय सगळं की काही अर्थच नाही. पडळकर म्हणताय शरद पवारांमुळे पुरोगामी महाराष्ट्राला जातीयवादाचा कॅन्सर झालाय. पडळकरांना पुरोगमित्व काय असतं हे शिकू, म्हणजे माहीत आहे की नाही मला माहीत नाही. ते प्रचंड बुद्धिमान आहेत, कारण का मंगळसूत्र चोरीतनंही ते निर्दोष सुटलेले आहेत. हे किती हुशार असतील. पोलिसांनी फोटो लावून देखील ते निर्दोष सुटलेले आहेत, म्हणजे ते किती हुशार असतील. त्यांच्यासमोर शरद पवारांची बुद्धी काहीच नाही हो. त्यामुळे त्यांना कुठलं काही बोलण्याचा अधिकार आहे. तर आणखी ते पुढे म्हणाले 50-60 वर्ष आदरणीय पवार साहेबांनी महाराष्ट्र लुटायचंच काम केलं. शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्राला दिलेली, पण त्यांनी मंगळसूत्र नाही आवडला कोणाचं, हे मला तरी माहित नाही. सर हिंदी में जाना चाहेंगे. हाँ हिंदी सर रोली संजय गायकवाड सर जो सामने संजय गायकवाड ने सर जिस तरीके की जो है ऐलान किया है कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? एक विधायक है सत्ताधारी पार्टी. देखो ये बयान बहुत गलत है, और हालांकि पुलिस ने इस पर तुरंत गुनाह दाखिल कर लेना चाहिए था. कोई कहता है कि मस्जिद में घुस के गोली मार दूंगा, कोई कहता है मैं राहुल गांधी की जो जबान काट के लाएगा उसको 11 लाख दूंगा. तो BNS जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत ये गुनाह है, किसी को धमकाना ये गुनाह है. तो ये सुमोटो पुलिस ने लेना चाहिए, पर पुलिस की हिम्मत नहीं है, क्योंकि फोन आ जाएगा ऊपर से, क्यों गुनाह लिया भाई, उसको फट डालो, फेंक डालो. ये महाराष्ट्र की आज की परिस्थिति है, क्या करें इसकी. सर महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक सप्लाई अगले 25 साल के लिए अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और जिसकी इलेक्ट्रिक जनरेशन गुजरात में होने वाली है. हमको सब अब गुजरात से ही आता है, हमको पैसा भी गुजरात से आता है, हमको जो भी है गुजरात से ही आता है. एक ज़माना था महाराष्ट्र देश को अक्कल सिखाता था, आज हम गुजरात से अक्कल सीख रहे हैं. क्या बुरा है, देश में है ना गुजरात, तो हम देश से अक्कल सीख रहे हैं. इस चीज़ के बारे में जब कृपाशंकर सिंह से पूछा गया तो उनका कहना है कि जो कोई इस पर आलोचना कर रहे हैं वो पहले जाकर देखे कि शरद पवार और अदानी की क्या संबंध है, फिर आलोचना करें. देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ कि उनके संबंध होंगे, लेकिन शरद पवार ने तुमको नहीं कहा ना कि इलेक्ट्रिसिटी उनके हाथ में दे दो. कहीं अदानी को लेके शरद पवार नहीं गए थे ना तुम्हारे कैबिनेट में, तुम्हारा निर्णय तुमने लिया है, तो आप शरद पवार का, यानी शरद पवार का नाम क्यों लेते हैं इन लोग? वो कोई विरोधी पक्ष के लिए कुछ दावेदारी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, कहीं जाके इनका फिटिंग मीटिंग सब करते हैं, कुछ नहीं. अरे हमको तो डर है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अदानी तय करेंगे. सर महाविकास आघाड़ी की सीटों के बंटवारे का जो कुछ डिस्कशन है वो अंतिम फेज में है, ऐसा कहा जा रहा है. मुंबई की 36 जो सीटें हैं वो तय हो चुकी है. तो ऐसा है कि 288 जगह लगभग तय हो चुकी है, पर जब तक वो जाहिर नहीं होती तब तक बात करना फिजूल है. क्यों बात करे कोई. बात करें अगर मुंबई की तो 6 ऐसी जगह है जिस पर तीनों पार्टी जो है दावा कर रहे हैं, कब तक सुलझेगी? देखो ऐसा है,
3 बड़ी पार्टियां 288 जगह पे टिकट मांग रही है, तो थोड़ा तो संघर्ष होगा ना, क्यों नहीं होगा? तो वो तैयारी करके ही हम चर्चा में बैठते हैं। लेने देने में संघर्ष होता है, तो उसमें क्या बुरी बात है? गणतंत्र के लिए बहुत जरूरी बात है। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी सीटें जो कांग्रेस की थी, जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस की रही, उन सीटों को जो है वो उद्धव ठाकरे गुट को दे दिया गया। ऐसे स्थिति में ऐसी बहुत सारी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पे कांग्रेस या एनसीपी का वोट बैंक रहा है, इतिहास रहा है पार्टियों का। जब आप पिछली बार सरकारों में रहे, एक साथ रहे, उस दौरान का इतिहास रहा है। अब उन सारी सीटों पर जो है उद्धव ठाकरे के जो पार्टी है वो डिमांड करे, तो ऐसे स्थिति में क्या आप लोग इस भूमिका में रहेंगे कि अब फिर से बलिदान करना पड़े आपको? देखो, आपको किसने कहा कि उद्धव ठाकरे सीट मांग रहे? किस सूत्र ने आपको कहा कि उद्धव ठाकरे सीटें मांग रहे हैं? अभी तक चुनावी चर्चा शुरू ही नहीं हुई ऑफिशियली, तो आपका कौन सा सूत्र है जो बोल रहा है कि अब वो भी मांगने वाले हैं? अब पत्रकार पार्टी चलाएंगे क्या? महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं सर, आप ही के जैसे नेता हैं, कुछ तो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं सर। तो भाई साहब उनसे सवाल पूछिए, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ। नहीं सर, जैसे आप है वैसे बाकी के। हाँ, तो मैं बोला ना, मैं अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है उसके बारे में, और मेरे ज्ञान की परीक्षा क्यों लेते हो? सर, उद्धव ठाकरे भी कल तक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी का बनाया जाए, ऐलान करके चुनाव लड़ा जाए, इस तरह की बात कर रहे थे। अभी अचानक से वो अपना नाम बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, मुझे कोई इच्छा भी पहले नहीं थी। यूटर्न जो लिया गया है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कोई दबाव दिया गया, इस वजह से यूटर्न लिया गया? हम उद्धव ठाकरे के वैयक्तिक दबाव डालने वाले कौन होते हैं? उद्धव ठाकरे क्या हमारी पार्टी के वर्कर है? वो एक स्वतंत्र पार्टी के स्वतंत्र नेता है। वो उद्धव बाला साहब ठाकरे है, वो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र है, तो अपना निर्णय वो खुद लेते हैं ना, हम क्यों उनके निर्णय में जाएं? हमको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपके पार्टी के देखो ऐसा है, मैं पहले दिन मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो, क्या मैं पहले दिन से बोला था कि गठबंधन का चेहरा शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऐसे लोग तय करेंगे। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है वो पीछे चलते जाएंगे। बड़ों की बात है ना, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर तय करना है तो वो क्या मेरा काम है? मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता हूँ कि मैं, और इसलिए मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करता हूँ। भाजपा भी उसको इस तरीके से कल देने की कोशिश कर रही कि कहीं ना कहीं शरद पवार गुट हो या कांग्रेस ने उनकी सारी मांगे ठुकरा दी, खासकर मुख्यमंत्री पद को लेकर। अब वो इसलिए लाचारी में सारी बातें अब कहने लगे कि मैं इस रेस में नहीं हूँ। ऐसा है। आप अपनी पार्टी को देखो ना भाई, आपके पार्टी में क्या क्या हो रहा है उसको देखो ना, क्यों किसी के पीछे पड़ते हो? आपके और बीजेपी और आरएसएस में क्या अनबन है उसके बारे में सोचो यार। हमारी पार्टियों में क्या हो रहा है, हमारा मनमुटाव है, ये तो अब इतना कहने पे ताकत से कहते हम शरद पवार के मन में क्या है वो हम बता सकते हैं। अरे उनकी पत्नी नहीं बता सकी आज तक, 70-60 साल हुए हो गए शादी के बाद, उनकी पत्नी नहीं बता सकी कि उनके मन में क्या है। ये हाथ पे ताली बजती तो ये हाथ को आवाज नहीं आता है, और ये समझेंगे शरद पवार के मन को। सर, आगामी चुनाव के मद्देनजर आपके कई नेता ना पूर्व आप लोगों के सहयोगी रह चुके हैं, दूसरा दल हो गया या यूं कहे अजित पवार गुट में चले गए, ऐसे कई नेता जो हैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या वो आप लोगों के संपर्क में है? और क्या आने वाले दिनों में जो यहाँ से लोग वहां गए वो वापस आपके घर वापस लौटेंगे? देखो ऐसा है कि अभी हमारा चॉइस है, हमको भी चॉइस है ना। जब तुम बाहर गए थे तो क्या शरद पवार जी को पूछ के गए थे क्या? तो अब शरद पवार जी सोचेंगे भाई तुमको लेना है नहीं लेना है, अर्जी डालो।
एक चीज जो अजीत पवार जी के बिहेवियर में जो बदलाव या भाषणों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, लोकसभा चुनाव के दौरान वो शरद पवार साहब को सीधा अटैक कर रहे थे, बहुत कुछ बातें कह रहे थे कि बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब पार्टी छोड़ देनी चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत अब जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया है, उन्होंने अपने सुर बदल दिए। वो अब कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, और वो कह रहे हैं कि परिवार को राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए था। तो ये उन्हें मतलब इस प्रकार की भाषा में बदलाव आप कैसे देख रहे हैं आप? मराठी में एक कहावत है, उशिरा सुचलेले शहाणपण। इसमें आप हिंदी में क्या कहोगे? देरी से समझ आए। मुझे क्या कहते हैं, मुझे हिंदी देर से समझ आई, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उशिरा समझलेले शहाणपण। देखो ऐसा है कि जो घाव गिरे हैं, जो ईजा हुई है शरीर को, जो जख्म है, उसका निशान कहीं ना कहीं तो होगा। और वो ऐसे निशान थे जो दिल पे आए थे, तो दिल पे हुए लगे हुए निशान को कहीं ना तक कहीं तो दुख तो होगा, दुखता तो होगा शरद पवार जी को। और मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि शरद पवार को दिल ही नहीं है? अरे जब वो अकेले जाके बेडरूम में सोते हुए होंगे तो क्या उनको दर्द नहीं होता होगा कि मैंने इनको 25-25 साल मंत्री बनाया, इनके जिंदगी में सब दिया, इनको प्रतिष्ठा दी, इनको सम्मान दिया, कुछ हुआ तो मैंने इनको संभाला, बच्चों के जैसा संभाला, और ये मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिए, मेरी घड़ी भी हाथ से निकाल ली। क्या वो आदमी को दुख नहीं होता होगा? वो इंसान है आखिर में। क्या वो वापसी का रास्ता तलाश? देखो वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमारे पार्टी का जो निर्णय है वो सिल्वर वोक में लिया जाएगा, और अगर उधर से हमको कहा जाता है कि आज से वो तुम्हारा लीडर है, तो वो हमारा लीडर है। वन नेशन वन इलेक्शन का लेकर अगले संसद अधिवेशन में आने वाला है, केंद्र सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। देखो ये सब फैसिज्म के रास्ते खोल रहे हैं, ये सब फैसिज्म के रास्ते खोल रहे हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली वो सोचते हैं, वो सोचते हैं प्रैक्टिकली। राम मंदिर बनाया हूँ, बहुत जिद्दी से बनाया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, आज पूरा लीकेज हो रहा है। कुछ बात कर रहे हो उसके बारे में? बहुत शौक से संसद भवन बना, पूरा लीकेज हो रहा है। वो घर में यानी बेचारे हमारी झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब इंसान रहता ना, वो जब घर लीक होता है तो पीछे नीचे बादली रख देता है, बाल्टी। संसद भवन में हमको वैसा दिख रहा है, बाल्टी रखी हुई। तो मुंबई की झुग्गी झोपड़ी अच्छी है संसद भवन से। तो प्रैक्टिकल कभी सोचते हैं? जिस संसद भवन में सेंट्रल हॉल ही नहीं बनाया, तो संसद भवन कैसा हो सकता है? संसद बैठने के लिए तरसते एक दूसरे से, हमने देखा है। एक तरफ शरद पवार जी बैठे, एक तरफ सीताराम येचुरी जी बैठे थे, डी राजा, एक तरफ मुलायम सिंह यादव, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, ऐसी महफिल जमती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता है राजनीति में। ठीक है, तुम्हारा और मेरा विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मैं व्यक्तिगत वैरी नहीं हूं। ये राजनीति में सबसे बड़ी बात है, आई एग्री टू डिसएग्री। पर ये भावना ही 2014 से गायब हो गई। तुम अगर मेरे साथ नहीं हो तो तुम नहीं हो, तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। गणतंत्र ऐसा नहीं चलाया जाता है। कि हमने देखा कि शिंदे सरकार ने आज की जो छुट्टी थी खासकर ईद की, वो 18 को पोस्टपोन कर दी। इसको कई लोग क्या मुस्लिम अपीजमेंट से जोड़ के देखते हैं? गलत बात है। ये कोई सरकार की अपीजमेंट नहीं है। आज ईद मिलाद है, ईद मिलाद का जुलूस
ये ऐतिहासिक है। ये खिलाफत हाउस से निकलता है। बम्बई में एक ज़माने में पहले बार जब जुलूस निकला था तो वो खिलाफत हाउस से निकला था। आज भी वो जुलूस निकलता है, और खिलाफत हाउस से वो जो जुलूस निकलता है वो सीधा टकराव लेता है गणेश दर्शन के रूट पे। तो सब मुसलमान जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, मौलाना थे, मौलवी थे, एक साथ बैठे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले गणेश जी को जाने दीजिए, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो पूरा भेंडी बाजार यानी पूरा मुस्लिम हल्का पार करते हुए जाते हैं, और कई जगहों पे मुसलमान उसके ऊपर फूल डालते हैं, मालाएं डालते, जो कुछ करना है करते हैं। कभी आज तक गणेश दर्शन के दरमियान कभी कुछ हुआ है ऐसा बम्बई में इतिहास ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अपन 17 को मनाएंगे घर में, और जो जुलूस निकलता है वो 18 को निकालेंगे। तो छुट्टी उसको उसके लिए दी है, जुलूस के लिए, कि लोग आए। मैं ये निर्णय का स्वागत करता हूँ। हर निर्णय का कोई धिक्कार करना चाहिए ऐसा नहीं होता है। आप मुस्लिम अपीसमेंट की अगर बात करें तो हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में आए और उन्होंने काफी बयान भी दिया। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, और इम्तियाज जलील का भी स्टेटमेंट आया है कि वो चाह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में उनको जगह मिले। क्या महाविकास अघाड़ी में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि AIMIM जैसी पार्टियों को भी जगह मिल सकती है, और अगर मिलती है तो क्या उससे महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा, नुकसान होगा? MIM पार्टी किधर की है? हैदराबाद। लेकिन उनका हैदराबाद की है ना। ओवैसी चुन के किधर से आते हैं? किधर से आते हैं? तो इसका मतलब ये राज्य व्यवस्था में नहीं है। वो ऑल इंडिया पे चुनाव लड़ते हैं, यानी बिहार में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं, राजस्थान में लड़ते हैं। तो इसका निर्णय तो इंडिया आघाड़ी लेगी ना। MBA कोई इंडिया आघाड़ी का बच्चा है। इंडिया आघाड़ी का बच्चा MBA है। तो इंडिया आघाड़ी से बात करके इंडिया आघाड़ी अगर कहे कि भाई ये भी बच्चे को साथ में ले लो, यानी इंडिया आघाड़ी से बात करनी पड़ेगी ना उनको। हमको MBA में हम कैसे बात करेंगे? जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स नहीं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इंडिया आघाड़ी से निर्णय लेना पड़ेगा ना। सर, हाल ही में नितिन गडकरी एक जो बयान आया हुआ है कि 2024 के चुनाव के दौरान ही उनको विपक्ष के किसी नेता ने कहा कि आप अगर प्रधानमंत्री के रेस में हैं तो हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि नाम उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, लेकिन इस वक्त में ये बयान आना कि वो भी कभी प्रधानमंत्री के तौर पे विपक्ष उन्हें देखता है, क्या कुछ NDA में इस तरीके से खटपट चल रही है या कुछ अलग राजनीति के सुर है? देखो, जहां तक मुझे मालूम है उनको ये ज़रूर पूछा गया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं RSS से आता हूँ, मेरी RSS की विचारधारा बहुत पक्की है, और मैं RSS की विचारधारा छोड़ के किसी भी और विचारधारा का विचार भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके जो मेरे संबंध है, विरोधी पक्ष में जो मेरे संबंध है, उसको मैं संभाल के रखूँगा। जो मित्रता इस देश में हमेशा दिखी है, उसको कहीं पे भी आँच नहीं आने दूंगा। मुझे मालूम है किसने पूछा, मुझे मालूम है गडकरी साहब ने जवाब क्या दिया, लेकिन भारतीय गणतंत्र में ये हमेशा हुआ है कि विरोधी पक्ष और अपोजिशन ये हमेशा ऐसे दोस्त रहे। विचारों की लड़ाई तो होती रहती है, लेकिन जैसे बाला साहब ठाकरे और शरद पवार दोस्त थे, जैसे राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जब सुना कि इनकी किडनियां काम नहीं कर रही है तो उन्होंने पूछा, तो अटल जी ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, और उनको यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन का प्रमुख बनाया और उनको अमेरिका भेज दिया, और अमेरिका में उनका ऑपरेशन करवाया। यह है भारत की संस्कृति। जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार परराष्ट्र मंत्री बने तो परराष्ट्र मंत्री के जो ऐसा चलने का जो कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर के सामने नेहरू थे। नेहरू जी का एक फोटो था
तो अटल जी बनने के बाद वो नेहरू जी का फोटो गायब हो गया। तो अटल जी एक दिन चलते चलते पूछे, अरे यार नेहरू जी का फोटो तो कहाँ खो गया? तो किसी ने पीछे से कहा कि साहब उसको उतार दिया। बोले ऐसा नहीं है, इस देश के लिए नेहरू जी का योगदान नहीं है, ये मैं कभी भी नहीं मान सकता हूँ। और ये कहना कांग्रेस और उनके लिए अन्याय होगा। ये देश जो आया है उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये वाजपेयी की सोच थी। तो ये सोच भारत की सोच है, ये अपनापन भारत का है। वो अपनापन ही हम खो रहे हैं, भारत की आइडेंटिटी ही हम खो रहे हैं। हम दुश्मनी निकालते हैं, हम किसी को जेल में भेजने की भाषा करते हैं। अरे वो नेहरू जी थे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जिनके चिट्ठियों पे उन्होंने जेल से निकाल डाला था। चलो जाओ, ठीक है जाओ। कासिम रिजवी, उसको नेहरू जी ने पूछा कि आप भारत में रहना चाहोगे या पाकिस्तान में? वो बोले पाकिस्तान, भेज दिया पाकिस्तान। ऐसे कई सारे किस्से हम बता सकते हैं कि लोगों ने उनसे कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो, उन्होंने जेल से बाहर निकाल डाला। वो युग अलग था, उस समय के लोग अलग थे, उनकी विचारधाराएं अलग थी, उनका दिल बहुत बड़ा था। जो आदमी अपनी 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जिस दिन आजादी मिलती है उस दिन इस देश को दे देता है, उसके बारे में क्या बोलना है यार। लेकिन आज हम नेहरू की भी टिंगल करते हैं। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 20,000 करोड़ रुपए है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।